गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले के क्लास में मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को एक्सप्लेन किया है और फिर उसका क्लासिफिकेशन किया था। अब हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था, कि एक एक करके उस क्लासिफिकेशन में, जैसा फर्स्ट था बैक्टीरिया, उसके बाद था फंजाई, उसके बाद था एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फिर लास्ट में वायरस। तो इस पांचों डिवीज़न, ये जो 5 डिवीजन्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, अब उसी में से हम एक एक करके सभी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बैक्टीरिया का एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये बैक्टीरिया का नोट आपको कंप्लीट करना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट हिस्ट्री हम लोग देखे थे। अब हम चलते हैं बैक्टीरिया का। तो सबसे पहले इसके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में आप जानें। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि कब इसकी डिस्कवरी हुई, इसकी डिस्कवरी के बाद ऐसे किस किस चीज़ का फिर से डिस्कवरी हुआ और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसी चीज़ को हमें इसमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे बैक्टीरिया वाज discovered by Leeuwenhoek in 1676। 1676 में एंटन वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था। एक्चुअली इन्होंने रेन वाटर को अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्लाइड पर देखा तो उन्हें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाद में चल के बैक्टीरिया कहलाया। एक्चुअली लीवेनहॉक ने उस माइक्रोब्स का नाम डाइटम्स रखा था, and that diatoms was the first living cell which was observed by any scientist। और आप लोग जानते भी होंगे कि लिविंग सेल का डिस्कवरी लीवेनहॉक ने किया था, और लीवेनहॉक ने जिस सेल का डिस्कवरी किया था वही सेल बाद में चल के बैक्टीरिया कहलाया, लेकिन लीवेनहॉक ने इसे डाइटम्स कहा था। सो यहाँ पर लिख दें, he called them डाइटम्स। उन्होंने इसे डाइटम्स कहा था। ये चीज़ याद रखना है। यही डाइटम्स आगे चल के बैक्टीरिया कहलाया। इन्होंने बैक्टीरिया का एक्सप्लेनेशन दिया है, यानी लीवेनहॉक एक्सप्लेन बैक्टीरिया इन 1686 या 1683। 1683 में इन्होंने बैक्टीरिया का एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसका क्या नेचर है और ये किस तरह का होता है। इसके बाद आप देखें तो बैक्टीरिया टर्म,
term bacteria was introduced by, यानी बैक्टीरिया टर्म जो दिया है एरिनबर्ग। एरिनबर्ग एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने बैक्टीरिया टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। ये याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप माइक्रोब्स के बारे में जानते हैं। जब हम स्पेशली किसी माइक्रोब्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा उसका ब्रीफ हिस्ट्री का पता हमें होना चाहिए कि कहाँ से ये टर्म आया, किसने इसका इन्वेंशन किया, कहाँ से किसकी डिस्कवरी है, और इसके जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है उस चीज़ को याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, एक्चुअली जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं और हर एक ब्रांच में किसी न किसी स्पेसिफिक पोर्शन कंटेंट्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिसका स्टडी होता है। जैसे आप साइटोलॉजी में सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का स्टडी करते हैं, ठीक उसी तरीके से बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके हैबिटेट, यानी ऑल अबाउट बैक्टीरिया का स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? तो बैक्टीरियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट बैक्टीरिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का भी स्टडी करना है ताकि उसका यूज़ और उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट दोनों का स्टडी साथ साथ हो सके। तो ऐसे ब्रांच को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया एंड टर्म एरिनबर्ग ने दिया है। लेकिन ये जो ब्रांच है बायोलॉजी का जिसे आप बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, इस बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लुईस पास्चर ने किया था। तो लिखेंगे बैक्टीरियोलॉजी was established by लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने बैक्टीरियोलॉजी को इस्टेब्लिश किया था। और आपको पता होगा कि जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट वैक्सीन बनाने वाले भी लुईस पास्चर ही हैं। उन्होंने ही सबसे पहले वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट था। तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट लुईस पास्चर ने सबसे पहले वैक्सीन का इन्वेंशन किया था। एक इन्वेंशन इसमें इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद रखें। वैक्सीन अगेंस्ट या वैक्सीन बीसीजी, ऐसे याद रखें। बीसीजी वाज इन्वेंटेड बाय, बीसीजी का जो इन्वेंशन है वो अल्बर्ट कैलिनिटी, CALINITY
LENETTE कैलिनिटी ने किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि BCG वैक्सीन का इन्वेंशन किसने किया था, तो आपको याद रखना है अल्बर्ट कैलिनिटी। वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स was invented by लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ही स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन का इन्वेंशन किया। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी जो बैक हिस्ट्री की बात है इसको हम समझें। आगे आप देखिए एक और टर्म है, इसे याद रखेंगे, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक्चुअली आप समझिए ट्रांसडक्शन को पहले थोड़ा सा, आगे जब हम बैक्टीरिया में पढ़ेंगे इसके डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करता है। और वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप का होता है। उस 3 टाइप में से एक टाइप है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि जो बैक्टीरिया मर जाता है तो उस डेड बैक्टीरिया को किसी लाइव बैक्टीरिया के अंदर, जो लिविंग है, उस बैक्टीरिया के अंदर जब हम इस निर्जीव यानी इस नॉन लिविंग बैक्टीरिया को हम डालते हैं तो वो लिविंग बैक्टीरिया नॉन लिविंग बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को एडेप्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। यानी ये टाइप है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। तो इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इन्वेंशन जो बैक्टीरिया में किया गया था वो है लेडरबर्ग एंड जिंडर। ट्रांसडक्शन इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction in bacteria was discovered by लीडरबर्ग एंड लीडरबर्ग एक साइंटिस्ट थे। लीडरबर्ग एंड जिंडर, इस दोनों साइंटिस्ट ने मिलके इस प्रोसेस का जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, इसका इन्वेंशन यानी डिस्कवरी किया था। तो इस तरीके से हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट है, इसका इन्वेंशन और किसने किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके लिए ज़रूरी है, तो इतना चीज़ आप याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, इसका एक्सप्लेनेशन, यानी अब जो आएगा वो आपके बुक के अकॉर्डिंगली है। तो यहाँ से आप और अच्छे से इसे याद रखेंगे ताकि माइक्रोब्स के बारे में आपको समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताया, क्योंकि मन में बहुत सारी ऐसी बातें आती है तो आपके बहुत सारे ऐसे अनछुए क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आएगी, इसी के कारण से हमने यहाँ पर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया बताया। अब आगे चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया।
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे और आपको ये याद रखना। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, बैक्टीरिया इज ए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक है। आप जानते होंगे कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। न्यूक्लियस का भी अपना इन्वेलप होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। प्रो का मतलब ही होता है विदाउट और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा वैसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। लेकिन याद रहे कि न्यूक्लियस के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, वो सब गोल्जी apparatus। तो ये जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सभी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, तब हम उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी न्यूक्लियोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी प्रेजेंट होंगे। कहाँ? तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस से वो बॉन्डेड नहीं है, लेकिन सभी इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। जबकि आप जानते हैं कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट होगा और इसमें स्पाइरल और क्वाइल्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये जब हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस समय आपको ये क्लियर कंसेप्ट मिल जाएगा कि हम इसे प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, और प्रोकैरियोटिक कहने के बावजूद भी इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं न्यूक्लियस के वो सभी प्रेजेंट हैं। इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो सभी नॉन मेम्ब्रेनस होंगे, इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज माइक्रोस्कोपिक। ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। इसकी साइज इतनी छोटी होती है कि इसे आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें याद रखें कि मेनली इट इज हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक
ट्रॉपिक, यानी ये मेनली हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होता है। क्यों कि ये क्या क्या हो सकता है इसमें देखें आप, ये पैरासाइटिक होता है, ये सेप्रोफाइटिक होता है, एंड ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाता है। ये सभी जितने भी सिम्बायोटिक भी होगा, तो ये जितने भी टाइप अभी हमने देखा है ये सभी आपको पता है कि ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप है। सो दैट्स वाई हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें बैक्टीरिया का, तो ये हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होता है। बट some bacteria are autotrophic in nature, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी वो फोटोसिंथेटिक होता है, यानी अपना फूड खुद से बना लेता है। एग्जाम्पल में इसका आप देखें तो BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, तो ये सब क्या है, ये सभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हैं, यानी ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना फूड ये खुद से बनाएंगे। सो दैट्स वाई दे आर ऑटोट्रॉपिक। तो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बैक्टीरिया का, तो ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर भी होगा और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें होगा। तो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। हैबिटेट कहने का मतलब है कि ये किस कंडीशन में सरवाइव करता है, तो इसके सर्वाइवल का कंडीशन क्या है और ये कहाँ पर सरवाइव करता है, इसी चीज़ को हम हैबिटेट में एक्सप्लेन करते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है कि उसके रहने का जगह। इसमें लिखें इट इज फाउंड एवरीवेयर इन एवरी कंडीशन। ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, चाहे टेम्परेट जोन हो या फिर कोल्ड जोन हो, तो किसी भी रीजन में ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है। इसीलिए अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये सभी जगह पर हो सकता है। लाइक कहाँ कहाँ हो सकता है, तो लाइक वाटर, यानी ये पानी में रह सकता है, एयर में रह सकता है, सॉइल में रह सकता है, etc, यानी ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेगा। इसीलिए बैक्टीरिया शायद ही ऐसा कोई जगह है जहाँ पर बैक्टीरिया नहीं मिलता होगा, तो ये सभी जगह पर पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जगह है, जैसे अगर हम डीप इन सॉइल जाए, यानी अर्थ को खोदते खोदते बहुत नीचे तक आप पहुँच गए, तो उन जगह पर अगर आप जाएंगे तो उस सॉइल में बैक्टीरिया एब्सेंट मिलेगा। या फिर आप बहुत गहरे कुएं के पानी को टेस्टिंग के लिए लाएं, तो उस पानी में भी आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर नहीं मिल सकता है। क्यों कि बैक्टीरिया एरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी होता है, एनारोबिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन का भी होता है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों होता है। तो एनारोबिक कुछ नीचे तक मिल भी जाएगा, लेकिन बहुत डीपली जाने पर एनारोबिक माइक्रोब्स भी नहीं मिलेंगे। रीज़न इसका ये है
कि वहाँ पर इसको फूड के लिए जिस ऑर्गेनिक मटेरियल की ज़रूरत होगी वो ऑर्गेनिक मटेरियल डीप इनसाइड द अर्थ एब्सेंट होता है, जिसके कारण यह माइक्रोब्स वहाँ पर सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है तो वो कितना भी टेम्परेट जोन हो या फिर कितना भी कोल्ड जोन हो, वो किसी भी जोन में सर्वाइव करेगा, लेकिन इसके फीडिंग के लिए ऑर्गेनिक कंपोनेंट का वहाँ पर होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हैबिटेट में आप समझ गए। इट ऑल्सो सर्वाइव अंडर या inside the body of plants and animals। आप जानते होंगे कि माइक्रोब्स, ये जो बैक्टीरिया है, ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी होता है, इसलिए ये हम लोग के बॉडी के अंदर या फिर प्लांट बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए शायद ही कोई ऐसा जगह बचता हो जिस जगह पर इसका हैबिटेट नहीं है, तो ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेसिस्टेंस। Bacteria are heat resistant. It survive -190 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस, यानी ये -190 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक में सर्वाइव कर सकता है। तो अब आप इसके रेसिस्टेंस यानी हीट रेसिस्टेंस के बारे में समझ सकते हैं। शायद ही ऐसा कोई ऑर्गेनिजम्स है कि जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर खुद को सर्वाइव कर सकें, लेकिन बैक्टीरिया -190 डिग्री सी से 75 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम इसके साइज की बात करें। साइज आप जानते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी ये इतना स्मॉलर साइज का है जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फिर भी अगर हम इसके साइज को देखें तो लेंथ में ये 0.2 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक का हो सकता है। यानी इसका लेंथ जो वैरी करेगा वो 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक। जबकि हम अगर इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर में ये 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक का हो सकता है। यानी इसकी थिकनेस अगर आप देखेंगे तो ये 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक, और अगर इसका लेंथ देखें तो ये 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक का हो सकता है। तो ये इसके हम साइज की बात कर रहे थे। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वो है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे आप माइकोराइजा के नाम से भी जानते हैं। माइकोराइजा
राइजा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे आप माइकोराइजा कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। जबकि लार्जेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरुलम वोलुटेंस। ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आप देख लिए इसके साइज को, तो लेंथ में ये 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक का हो सकता है, और इसकी डायमीटर 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक की हो सकती है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो वो PPLO है, जिसको हम माइकोराइजा भी कहते हैं, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो स्पाइरुलम वोलुटेंस है। तो ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से इतने टर्म को यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पे आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्लासिफिकेशन का करेंगे बैक्टीरिया का, जिसमें आप डिफरेंट बेसिस पर, हमारे बुक के सिलेबस में जो है उस सिलेबस में सिर्फ शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है बैक्टीरिया का। तो हम शेप के साथ साथ एक दो और जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का वो भी उसमें बताएंगे। तो यहाँ तक का आप नोट्स करके रखें, कंप्लीट रखें। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप निश्चित रूप से गूगल क्लासरूम में पूछेंगे। थैंक यू।